क्या चीज डालेंगे डाइजोमीथेन में? वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। आज की क्लास में दो काम होंगे। एक, आपको ईथर आगे बढ़ाया जाएगा और दूसरा डाउट्स बताए जाएंगे एल्काइल हैलाइड हैलाइड्स के। तो पहले ईथर्स पढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर डाउट्स बता देंगे। प्रिपरेशन मेथड हमने ईथर के कर लिए थे। अब हम ले लेते हैं ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ईथर्स वैसे तो इनर्ट होते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए सॉल्वेंट आप ईथर को ही लेते हैं। फिर भी ये एसिडिक मीडियम में अलग अलग न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर सकते हैं। तो ईथर्स की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल से होती है और कॉमनली हम लोग पढ़ेंगे एचआई के साथ रिएक्शन। ethers are inert in alkaline basic medium.
they are used as a solvent for Grignard reagent. But in acidic medium, they can react with nucleophiles. कॉमन रिएक्शन विद HI, जैसे ये रिएक्शन कि ईथर जो है, जो इनर्ट मॉलिक्यूल है, ये HI के साथ रिएक्शन कर गया। कैसे हो गई ये रिएक्शन, इसको समझते हैं। सबसे पहले HI जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो H+ रिलीज कर देगा, जिससे ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल में I- का जब अटैक होगा तो CH3OH एज अ लीविंग ग्रुप अलग हो जाएगा। So in this way the reaction take place. अब अगर अलग टाइप के ईथर्स हो तो कैसे रिएक्शन होना चाहिए? मान लीजिए ईथर में दो एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, दोनों ही प्राइमरी हैं या सेकेंडरी हैं। इसका मतलब है कि जो एल्काइल ग्रुप है वो लेस बल्की है। ऐसी कंडीशन में रिएक्शन SN2 पाथ फॉलो करता है और न्यूक्लियोफाइल लेस हिंडर्ड कार्बन पे जाएगा। जैसे ये ईथर है, तो रिएक्शन ऐसी कंडीशन में लेस हिंडर्ड के साथ न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा और मोर हिंडर्ड को H+ मिल जाएगा। Case second, when one of the alkyl group is tertiary, कोई भी एक एल्काइल ग्रुप जब टर्शियरी हो, ऐसी कंडीशन में रिएक्शन SN1 पाथ को ज्यादा फेवर करती है और न्यूक्लियोफाइल मोर हिंडर्ड कार्बन पर जाएगा। पहले स्टेप में ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा और फिर एक कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कार्बोकेटाइन बनने के कारण हम ये कह सकते हैं रिएक्शन SN1 पाथ फॉलो कर रही है। केस थर्ड, जब कोई भी एल्काइल ग्रुप एरोमेटिक हो, फिनाइल ईथर्स हो, ऐसी कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल एल्काइल ग्रुप को मिलेगा। न्यूक्लियोफाइल गोज टू एल्काइल ग्रुप।
क्योंकि ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग का जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है। मान लीजिए ये ईथर है, तो यहां पर ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, सिर्फ CH3 वाला बॉन्ड टूट सकता है। यहां तक आपको कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे।
डन सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। क्या जानते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट का क्या मतलब होता होगा? सही सोचा आपने, मुझे लगता है कि आपने सही आंसर सोच ही लिया होगा। जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो सॉल्ट को हम बोलेंगे ऑक्सोनियम सॉल्ट। यही सोचा था ना सभी ने? वेरी गुड। अब जैसे किसी ईथर में हम कोई एसिड डाल दें तो जो H+ होगा वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सोनियम सॉल्ट। बहुत सीधी सी बात है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्सोनियम सॉल्ट, हैलोजन में पॉजिटिव चार्ज तो हेलोनियम, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोनियम। इस तरह से ये डिसाइड हो जाता है। अब अगर मैं H2SO4 की जगह पर HNO3 लिख दूं तो आपको क्या करना है? H+ ऑक्सीजन से जोड़ देना, और NO3- के साथ आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ HI। अगर किसी ईथर में HI डालेंगे तो आपको एल्काइल आयोडाइड प्लस एल्कोहल मिलेगा, अभी अभी लिखा था ये रिएक्शन। लेकिन अगर HI एक्सेस में हो, एल्कोहल भी HI के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और डिफरेंट एल्काइल आयोडाइड बना देते हैं। मतलब अगर HI आपने एक्सेस में डाला तो एल्काइल आयोडाइड ही मिलेंगे, क्योंकि एल्कोहल जो बनेगा वो भी आगे रिएक्शन कर जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर अगर इनमें से एक एल्काइल ग्रुप की जगह फिनॉल हो सर, तब वो आगे रिएक्शन नहीं करेगा ना? नहीं, ओके सर। अगर आपने ये लिया हुआ है और HI एक्सेस में डाल दिया है तब भी आपको फिनॉल प्लस CH3I ही मिलना है, ये आगे रिएक्शन नहीं करेगा। यही पूछा था ना? यस सर। ठीक। रिएक्शन विथ PCl5। ईथर PCl5 के साथ रिएक्शन करके RCl प्लस RHCl प्लस POCl3 बना देते हैं, मतलब दोनों अपने एल्काइल क्लोराइड बना लेंगे। सिमिलर बिहेवियर आपको PBr5 और PI5 से भी मिल जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर परऑक्साइड। ईथर परऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन होती है या ईथर परऑक्साइड कैसे बनता है? ईथर्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन in presence of sunlight to form ether peroxide. Ether peroxide explosive होते हैं। This reaction is given by those ethers which have at least one alpha hydrogen. जैसे अगर मैं इथाइल ईथर ले लूं, ये एयर से ऑक्सीजन आ गया और सनलाइट, तो सनलाइट की मौजूदगी में ईथर पेरोक्साइड बन जाता है कुछ इस तरह से। नाउ ईथर पेरोक्साइड्स आर एक्सप्लोसिव, ये विस्फोटक होते हैं, धमाका कर सकते हैं। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि ईथर पेरोक्साइड बने। क्यों नहीं चाहेंगे? इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर किसी कांच की बोतल में ईथर पेरोक्साइड बन जाएगा तो क्या खतरा हो सकता है। कभी आपने अभी जैसे अभी लगभग 1.5 साल पहले, 1.5 ईयर बिफोर,
दिल्ली में दंगे हो गए थे जिसके वीडियोस जो है टीवी पर, न्यूज चैनल्स वगैरह पे, सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। अगर आप में से किसी ने देखा हो तो ये ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि कुछ लोग अपनी छतों से कांच की बोतल, उसके अंदर कुछ पेट्रोल भर करके और आग लगाकर फेंक रहे हैं। क्या कोई वीडियो किसी ने देखा था आप में से इस तरह का? यस सर। चलो, कार्तिकेय ने एक ने तो कहा कि हाँ कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन था। ये जो कांच की बोतल में पेट्रोल भर के फेंक रहे थे, दैट इज अ सिंपल केमिकल बॉम्ब। बहुत सरल केमिकल बॉम्ब है वो। उसके पीछे की केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसी है, आप अगर अपने घर में बॉम्ब बनाना चाहें और बॉम्ब भी ऐसा कि जो लीथल हो, ऐसा नहीं कि दिवाली का पटाखा आवाज करेगा, ऐसा बॉम्ब जो आदमी मार दे, तो ये बड़ा सरल तरीका होता है। एक कांच की बोतल लीजिए और उसमें लगभग उसके टोटल वॉल्यूम से 30 to 40% पेट्रोल फिल कर दीजिए। फिर एक कपड़ा लीजिए, कॉटन का या किसी और का, और उस कपड़े को पेट्रोल में भिगो करके यहाँ पर टाइट कर दीजिए और एक सिरा थोड़ा नीचे तक जा दो। मतलब हमने पेट्रोल से भिगोया उस कपड़े को, ऊपर टैप कर दिया, बांध दिया अच्छे से जिससे अंदर एयर ना जाए, और एक कपड़ा हो जो नीचे तक थोड़ा सा टच करता। बस इतना सिंपल कंस्ट्रक्शन है ये। और ये इतना खतरनाक बॉम्ब बन जाता है कि अगर किसी आदमी के आसपास ये गलत तरीके से फट जाए तो वो आदमी मर सकता है। इसके पीछे की केमिस्ट्री ये है कि जब आप इसमें आग लगा देंगे और आग लगने के बाद इसे फेंक देंगे, तो जब आग लगेगी तो अंदर पेट्रोल है उसमें भी आग लगेगी, और जैसे ऊपर का कपड़ा जलना शुरू होगा यहाँ से एयर पासेस भी चालू हो जाएगा। फिर क्या होगा, अंदर का जो पेट्रोल है वो भी जलना शुरू हो जाएगा और अंदर हॉट गैसेस बन जाएंगी। ये हॉट गैसेस बाहर निकलना चाहते हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और ये प्रेशर एवरी डायमेंशन में बढ़ेगा, हर दिशा में। तो आपने से फेंक दिया, मान लीजिए जमीन पर फेंक दिया, तो जब ये जमीन पर टकराएगा तो पहले से मौजूद जो हॉट गैसेस हैं वो उसको वैसे ही बाहर निकलना चाहती हैं, और थोड़ा सा कोलिजन इसको मिल जाता है टकराने से तो कांच टूटेगा, और बाकी काम ये हॉट गैसेस कर देगी। तो ओवरऑल इंपैक्ट ये आता है कि ये कांच काफी बारीकी से टूटता है, माइन्यूटली, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। अब किसी आदमी के पास इस तरह का कांच टूट जाए तो उसकी बॉडी में छोटे 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 पीसेस जो है वो हो जाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में कि किसी आदमी के आसपास ऐसा बम फट जाए और बॉडी में छोटे छोटे कांच के टुकड़े हो जाएंगे, मान लीजिए हाथ में घुस गए, तो वो इतना खतरनाक हो जाता है कभी कभी कि उस हाथ को ही काटना पड़ता है, क्योंकि ये कांच के छोटे छोटे टुकड़े आप कहां से बीन करके निकालेगा? यू नीड टू फाइंड एवरी पीस ऑफ द ग्लास, एंड दैट इज अ टीडियस जॉब। कि अगर 400 टुकड़े घुसे हुए तो कैसे निकालते रहोगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, और बहुत ज्यादा पेन होता है। सो दिस इज अ डेंजरस केमिकल बॉम्ब। बस इसमें सिर्फ यही कंडीशन है कि इसकी जो पोजीशनिंग है बॉम्ब की वो ऐसी जगह हो कि उसके आसपास कुछ लोग हो, बाकी काम नहीं कर देगा। अब मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि ईथर परऑक्साइड ये कांच की बोतल में बन जाता है। मान लीजिए कांच की बोतल है, लैब में रखी हुई है, उसके अंदर ईथर परऑक्साइड बन गया। अब किसी बच्चे ने इस बोतल को खोला तो अंदर होता है एक्सप्लोसिव जो बाहर फटना चाहता है, और अगर एटमॉस्फेयर थोड़ा वार्म है, जैसे गर्मी का टाइम है, तो अंदर प्रेशर भी बिल्डअप हो जाता है, और ऐसे समय पे आप इसे थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर लगा दीजिए मुहाने पर, उतने समय प्रेशर लगाएंगे तो काफी चांस है कि ये ब्लास्ट कर दे, बूम फट जाए। तो ईथर परऑक्साइड की बोतल अगर लैब में खोली हो तो पुरानी बोतल के साथ सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि वो वही काम करेगा जो अभी अभी मैं समझा रहा था कि कांच की बोतल फट सकती है, और फिर कांच के जो टुकड़े होंगे, हालांकि ये इंटेंशनली बनाया हुआ नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं भी कांच के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और वो आपके किसी जो भी उसको खोल रहा है उसके शरीर में घुस जाएंगे। इसकी पॉसिबिलिटी तो कम है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है, तो खतरनाक हो भी सकता है। तो ईथर परऑक्साइड का बनना लैब के अंदर रोका जाता है। आप समझ रहे हैं क्यों रोका जाता है? तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि जब ईथर परऑक्साइड की बोतल खुली हो तो क्या करो, तो उसके लिए रिकमेंडेशन होती है कि उस ईथर परऑक्साइड की बोतल को पहले ठंडा करिए। ठंडा करने के लिए क्या तरीका है? ठंडे पानी में डाल दो, अगर रेफ्रिजरेटर नहीं है तो ठंडा हो जाएगा, और रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर से ठंडा कर लो। आइस कोल्ड वाटर सबसे आसान तरीका होता है, जल्दी ठंडा कर देगा। आइस कोल्ड वाटर में रख देते हैं, ठंडा हो जाएगा, अंदर का प्रेशर कम हो गया। अब धीरे धीरे ऊपर से खोल दीजिए बोतल को, तो वो कांच फटेगा नहीं। तो आज आपने दो चीजें सीखी, एक तो पेट्रोल पंप कैसे बनाते हैं, और दूसरा ये जो ईथर परऑक्साइड है इसका बनना खतरनाक हो सकता है, तो बोतल को सावधानी से लैब में खोलना चाहिए। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है? To prevent ether peroxide formation, कुछ तो तरीके वही होंगे, डार्क कलर बटन रखो, सनलाइट अवॉइड करो, ऑक्सीजन अवॉइड करो। एनाइट्रस कॉपर सल्फेट थोड़ा सा डाल दीजिए, which act as a negative catalyst for this reaction. थोड़ा H2SO4 भी डाल सकते हैं। H2SO4 क्या काम करता है?
वो ईथर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड अलग कर लेता है। अगर ये चेक करना हो कि ईथर पेरोक्साइड है या नहीं है, कुछ केमिकल टेस्ट है। डाइल्यूट H2SO4 डाल दो, उसके बाद क्या करो, फेरस सल्फेट डाल दो, देन एसिटिक एसिड। अगर डीप रेड कलर आ जाए तो ईथर पेरोक्साइड है। क्या डाल दो एंड देन स्टार्ट सॉल्यूशन। डीप ब्लू कलर आ जाए तो ईथर पेरोक्साइड है। ये रिएक्शन कुछ ऐसे हो रही है। इस तरह से ये रिएक्शंस रेड कलर या ब्लू कलर देती है। आइए इतना नोट कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। सर हो गया।
सर डन। डन सर। कंप्लीटेड? नो सर। नो सर। डन सर। ठीक है, अब डाउट्स बता देते हैं। आप अपने डाउट शेयर कर दीजिए। आज बताएंगे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, तो जो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है उनको शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आया है, CH3CH2CH2 Li x प्लस वाई, फिर इसमें डाला Cl CH2 OCH3। मिल गया सभी कोई सवाल? यस सर। अब इसमें सबसे पहले ये सोचो यहां से क्या मिलने वाला है। ये आयंस मिलेंगे। यस सर। यस सर। अब इस मॉलिक्यूल के बारे में सोचो, ये किससे रिएक्शन करेगा, इससे या इससे? सर एल्काइल ग्रुप सर। एल्काइल ग्रुप से। एल्काइल ग्रुप कैन बी आइदर न्यूक्लियोफाइल और अ बेस। आप क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे या बेस बनाएंगे? न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन कार्बन को देना है, बेस का मतलब है H+ निकालना है। क्या बनाओगे? सर न्यूक्लियोफाइल। जी नहीं, बेस। ये बेस बनेगा, इससे हाइड्रोजन निकालेगा। एक H+ निकाल लो, H+ निकालते ही आपको ये कार्बन मिल जाएगा प्लस एक एल्केन मिल जाएगा। ये क्या ये एनायन स्टेबल है? यस सर। निकालना ठीक है फिर तो। अब अगले स्टेप में डाल दिया Cl CH2 OCH3, तो ये न्यूक्लियोफाइल Sn2 करा देगा। ठीक है, यस सर। इसके आगे मॉलिक्यूलर मास का रेशियो पूछ रहा है, ये आपको निकाल दो। ओके सर। अभी कर लो कैलकुलेटर से आंसर टैली कर लो अपना, फिर आगे बढ़ना है।
सर आंसर मैच हो गया। क्या? आंसर मैच हो गया। ओके, मतलब हो गया ना? यस सर। मैंने चेक बस डाला है। SN1 एंड SN2 दोनों हो सकता है। अच्छा, इसमें तो ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। इसको ऐसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैचअप का आया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे फर्स्ट फर्स्ट का ये ऑप्शन 1 1 R, तो अब क्या करोगे आप 1 1 और R को चेक कर लो। 1 मतलब ये मॉलिक्यूल, फिर डाला फर्स्ट रिएजेंट एक्वस एनएच, और R का मतलब है E2। क्या ये सही है? नहीं, यहाँ पर SN1 हो सकता है या SN2 हो सकता है। बी पार्ट 4 4 R, 4 4 R, तो 4 वाला मॉलिक्यूल ले लेते हैं। फिर C2H5 O माइनस डाल दिया, हीट भी कर दिया, तो ये रिएक्शन E2 पाथवे की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो 4 4 R ये तो राइट हो गया। यस सर। 2 2 P 2 2 P, तो सेकंड मॉलिक्यूल है ये। फिर सेकंड रिएजेंट है एक्वस एनएच, तो इसमें या तो SN1 होगा या SN2 होगा, और P का मतलब है SN1। अच्छा, SN1 नहीं होगा, SN2 होगा, क्योंकि कार्बन केटायन तो अनस्टेबल हो गया ना कीटोन से, तो SN2 होगा, तो ये फॉल्स है। थर्ड Q, डी ऑप्शन, थर्ड मॉलिक्यूल, थर्ड रिएजेंट H2O एंड हीट, तो ये इवन की तरफ चला जाएगा रिएक्शन। क्यों कह रहा है SN2, ये फॉल्स हो गया, तो ओनली बी इज राइट। सर इसमें जो सी ऑप्शन है इसमें E2 क्यों नहीं हो सकता? E2 के लिए एक तो आपको हीट चाहिए, वो मिसिंग है। दूसरा यहाँ पर एल्कोहलिक एनिमल चाहिए, ये एक्वस है। ओके सर। सेकंड थर्ड खुद से चेक करो, फिर अगर नहीं मिलता है तो, या कोई पर्टिकुलर ऑप्शन चेक करवाना है तो बता दो, मैं करवा देता हूँ। सर सेकंड थर्ड पहले खुद ट्राई कर लेती हूँ। ठीक है, तो अप्रोच कुछ बनी होगी कि इस तरह से ट्राई करेंगे, एक एक ऑप्शन को लेकर के तो रिजल्ट निकल कर आएंगे। ठीक है, फिर जो ऑप्शन नहीं निकलेगा या जिसमें आपका थॉट्स कुछ और आ रहे हो, आंसर कुछ और दिया हो, तो आप डिस्कस कर लेना। ठीक है, यस सर। अगला सवाल है, अच्छा ये देखें इसमें क्या हो रहा है। NH2 माइनस डाला गया है। सर वहाँ पर फिनाइल लगा हुआ है। बताइए क्या कराना पसंद करेंगे, न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे इसको या बेस बनाएंगे इसको? सर नहीं पता। बोले। सर नहीं पता। अच्छा, कोई पढ़ी हुई रिएक्शन है आपकी जहां पर ये यूज किया गया हो? सर याद नहीं है। देखो दोनों पॉसिबिलिटी है वैसे तो, न्यूक्लियोफाइल की भी है, बेस की भी है। अगर न्यूक्लियोफाइल बनाते हो तो सीधा सीधा ये ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एंटी एडिशन की पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर। E2 रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल है, और अगर हीट दिया होता है तो कोई डाउट होता भी नहीं, फिर सीधा सीधा आप E2 की तरफ चलेगा। तो आपको मैं सर्च करूंगा, आप E2 रिएक्शन कराइए और इसमें हीट को भी कंसीडर कर लीजिएगा। तो ये मॉलिक्यूल है NH2 माइनस बेस की तरह काम करेगा। ये प्रोडक्ट है। ओके सर। सर इसमें नंबर ऑफ 5 बॉन्ड्स, कितने 5 बॉन्ड है इसमें? 8। 3 + 3 + 2 8 है। सर आपने इसमें E2 डिसाइड कैसे किया? E2 मैंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी मुझे वीक मिल रही है SN2 की। क्यों वीक मिल रही है? एक तो एंटी फॉर्म डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, यस सर। तो डबल बॉन्ड लगा होता है, ये ब्रोमीन और कार्बन के बीच में वो आ गया रेजोनेंस, ओके सर। तो उसे ब्रोमीन का डायरेक्ट ऐसे लीविंग ग्रुप अलग होना वीक हो जाता है। दूसरा अपोजिट साइड अटैक की पॉसिबिलिटी कम है, तो E2 ही फेवरेबल लग रहा है। हालांकि थोड़ा सा मैंने एडिट किया कि मैंने इसमें हीट और डाल दिया कि भाई इससे ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, आप SN2 सोचेंगे भी नहीं। E2 नहीं कराएंगे तो SN2 कराएंगे, और SN2 वीक है। ओके सर। और अगर मैं इसका रेफरेंस लूं तो ये आपसे डिस्कस किया होगा मैंने यहाँ पर, ये हाइड्रोकार्बन एल्काइंस। यहाँ देखिए आप, दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर आपको डिस्कस किया गया ये वाली रिएक्शन में, ओके सर। आपको एलिमिनेशन की तरफ ले जाना है। ठीक, यस सर। अगला सवाल क्या है? 1 2 3 तीनों बताने? नहीं, 1 तो बता ही दिया है। अगला जो आया है मेरे पास उसमें बताना क्या है? 1 बता दिया, 2 3। शांतनु, यस सर। मुझे आपकी दिशा निर्देश की जरूरत पड़ेगी, मुझे गाइड करें कि मुझे सवाल कौन सा बताना है। 1 2 3 सर थर्ड रीजनिंग का 1 2। सर। यस सर। क्या यस? सर एसएम रीजनिंग का दोनों। असर्शन रीजनिंग के दोनों बताने, और ऊपर वाले में बताने हैं? यस सर। अच्छा, जो सबसे पहला सवाल है वो उसका आंसर आज बताया कि नहीं बताया? यस सर बताएं, अभी बताएं। ठीक है, बस सेकंड से लेना है। यस। ठीक,
इसमें पढ़ना ये क्या लिखा हुआ है? सर PCl5 तो ये तो प्रोवाइड हो जाएगा, हो गया। फिर आगे बढ़ देना, क्या लिखा हुआ है? NaS छोटा फॉन्ट है क्या? SH NaSH, तो ये CH2SH हो जाएगा। फिर आगे बढ़ दीजिए, क्या लिखा हुआ है? सर OH OH माइनस, तो ये CH2S माइनस हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है? सर XL अच्छा X है, तो PH CH2S CH2PH, और X में पहचान ही चुके हैं, यस तो यहाँ पर SN2 हो जाएगा और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन करा देगा। ओके सर, यस सर फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स SN2 रिएक्शन इन्वॉल्वड इन अबव सीक्वेंस। कितनी बार SN2 हुआ? अच्छा, SN2 यहाँ हुआ, SN2 यहाँ हुआ, SN2 यहाँ हुआ। यहाँ पर क्या होता है, बेंजाइल वाले केस में SN2 और SN1 दोनों होते हैं, ठीक है। तो लेकिन आंसर इसमें जो है SN2 होता तो है, तो 3 आंसर देना चाहिए, ठीक है। यस क्या आंसर दिया आपको? सर पीछे 1.5 दिया हुआ है, इसमें डिवाइड बाय 2 1.5 दिया हुआ है। यस सर डिवाइड बाय 2 करना था। अच्छा, डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। तो 3 ही हो गया फिर, तो मतलब 3 बार SN2 हो रहा है ना। यस सर इसमें जो कंफ्यूजन हो सकता था या जहां पर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता था वो सिर्फ इस रिएक्शन में है। बेंजाइल अल्कोहल में PCl5 डाला तो SN2 लिया जाए या ना लिया जाए, SN1 और SN2 दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये रिएक्शन क्या डाला गया, ये पढ़ दीजिए। Three whole twice NH or Cu2O plus B. यहाँ पर AR SN2 डाला, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? शांतनु बताइए, यस सर कार्बन एटम कितने हैं? 9 और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? सर डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन 3 सर 3 रही है। 4 तो जल्दी से हो जाएगा, साइनाइड का 2 हो गया, 6 है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ाया ना मैंने आपको? यस सर डिफरेंशियल रीजनिंग ले रहे हैं। द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइड एंड इथाइल ब्रोमाइड इज नाइट्रोइथेन। देखो असर्शन रीजनिंग का जो पहला सवाल है वो ये है। शांतनु बताओ, ये रिएक्शन ट्रू है या फॉल्स है? सर ये ट्रू हाँ ट्रू है ठीक है। सिल्वर नाइट्राइड इज प्रेडोमिनेटली कोवेलेंट कंपाउंड, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है ही, इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। यस अब एक्सप्लेनेशन है इस बात का या नहीं, यस और नो? एक्सपोनेंशियल सर नहीं पता यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है। यस सर क्या रीजन बताया था? सर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इसको समझाइए इस क्वेश्चन को कि क्यों ऐसा होता है कि AgCN डालते हैं तो आइसोसाइनेट बनता है और NaCN डालते हैं तो साइनेट बनता है, इसको समझाइए। सर नाइट्रोजन टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है तो सर तो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है इसके लिए सर इसमें बोले भाई, सर बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है? सर नाइट्रोजन यहाँ पर ये लिखा हुआ है, AgO डाल दो तो नाइट्रोजन इज ओनली न्यूक्लियोफाइल। जो तुम पढ़ दे रहे हो वो तो जो लिखा हुआ है वो तुम पढ़ ही दे रहे हो, समझ में तो नहीं आ रहा होगा। जब AgO ने न्यूक्लियोफिलिक नेचर दिखाना है तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन बेटर न्यूक्लियोफाइल है। और जब Na और O में रिएक्शन करना है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आने के कारण ऑक्सीजन बेटर न्यूक्लियोफाइल है। और बैकग्राउंड में इसकी कांसेप्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी से लिंक है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी के केस पढ़ लीजिएगा। So I will say answer is both the statement right and explanation right.
Statement 2. Isomerization also results when NaNH2 is used in dehydrobromination of dibromobutane. कुछ लिखा है कौन सा डाइब्रोमोब्यूटेन? क्यों? यस सर। सवाल में ये लिखा है कि कौन सा डाइब्रोमोब्यूटेन है? सर 22। हाँ? सर 22। क्योंकि इसमें जो स्क्रीनशॉट आया उसमें तो नहीं है। सर 22। 22 है, तो यही मॉलिक्यूल हो गया। ये दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब इसके बनने के बाद इस दो मॉलिक्यूल ए एंड बी, इनके बनने के बाद यहां NH2- एक एसिड बेस रिएक्शन कर रहा है। तो इस इक्वेशन से जब ये टर्मिनल एल्काइन बनेगा तो NH2- अपना सॉल्ट बना करके बाहर हो जाता है। तो क्या आइसोमराइजेशन रिएक्शन इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में हो सकती है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। आंसर है आइसोमराइजेशन नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स कर दो, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू कर दो। भाई आपको कुछ बोलना पड़ेगा, समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो क्या पॉइंट नहीं पकड़ पा रहे हो? मैं समझ आया। इसके बाद अगला सवाल है, सेकंड मैंने डिस्कस कर दिया था, जो आए हैं सवाल उसमें यस पढ़ सर। लेना है। These are molecules. फिर ब्रोमिनेशन करा दिया है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल मिलेंगे। सिस में जब ब्रोमिनेशन कराओगे तो रैस्मिक मिक्सचर आएगा। ट्रांस में जब ब्रोमिनेशन कराओगे तो मीजो आएगा। तो रैस्मिक मिक्सचर का मतलब दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, मीजो का मतलब एक मॉलिक्यूल मिलेगा। इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे टोटल 3 और 2 ये 5 मॉलिक्यूल्स हुए। हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ डी आर पॉसिबल? अच्छा, वो भी कह रहे हैं कि 5 सच प्रोडक्ट्स आर फाउंड। ठीक है, 5 सच प्रोडक्ट्स मतलब कौन कौन से 5? 3 इसके और 2 इसके। तो इन एल्कीन्स की कितनी स्ट्रक्चर बन सकती हैं? 3 स्ट्रक्चर बन सकती हैं। एक सिस होगी, एक ट्रांस होगी और एक। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने शायद कल किया था। अगला सवाल जो है वो बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो गया। इस क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिए, या नहीं लाइक करा देते हैं ये वाला, लेटर सुबह ही कराना है। इस तरह से यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। सिस फॉर्म मिलेगी।
इसमें तो कोई आंसर मैच नहीं कर रहा। देखिए इसमें थ्योरी ये है, इस तरह के रिएक्शंस में ये बहुत ही एक्सक्लूसिव केस है। एक्सक्लूसिव केस का मतलब ये है कि कंसेप्ट से ज्यादा ये पता होना चाहिए कि इसमें ये होता ही है। अब अगर पहले से नहीं जानते हैं कि क्या रिजल्ट बनते हैं तो आप नहीं बता सकते कि इसमें क्या होगा। मैं रिजल्ट शेयर करता हूँ कि क्या होता है, फिर सवाल को दोबारा से डिस्कस करेंगे। अगर मॉलिक्यूल इस तरह का है और आपने डाल दिया KI, तो स्टेप 1 होता है सब्स्टिट्यूशन, स्टेप 2 होता है एलिमिनेशन, जो कि हमने कराया यहाँ पर। लेकिन अगर इस तरह का एल्काइल हैलाइड है और आपने डाल दिया KI, तो I माइनस डायरेक्ट ही एलिमिनेशन करा देता है। स्टेप 1 ही होता है एंड यही होता है और सीधे E2 हो जाता है। तो KI से अगर दोनों कार्बन प्राइमरी है तो पहले सब्स्टिट्यूशन फिर एलिमिनेशन, और अगर दोनों कार्बन टर्शियरी है तो सिर्फ E2 डायरेक्ट E2 हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं करा। अब ये जो मॉलिक्यूल दिया गया है इसको फिर से ले लेते हैं, मतलब ये तो थ्योरी है, ये आप अपने नोट्स में लिख लें कहीं पर। इस तरह के मॉलिक्यूल में ये कराना है कि अगर दोनों कार्बन प्राइमरी है तो SN2 फॉलोड बाय E2 कराते हैं KI डालने पर, और अगर एक कार्बन टर्शियरी है, दोनों कार्बन टर्शियरी तो फिर E2 कराते हैं। अब ये जो सवाल है इसमें दे दिए दोनों कार्बन सेकेंडरी। सेकेंडरी में ये पहला केस है, दूसरा केस है। इसका आंसर जरा देखिएगा, एक्सक्लूसिव क्लास लिखाएगा यस सर। तो फिर ये वाला फॉलो करा दीजिएगा, मतलब बोथ कार्बन टर्शियरी और सेकेंडरी, तो ये केस करा दीजिएगा E2 का। हम डायरेक्ट E2 कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन बता देते हैं। तो अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, ये सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप हटा दें, नो SN2। अब जरा देख लेते हैं अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता सीधे E2 कराना है तब क्या होगा। वी आर डायरेक्टली गोइंग टू E2 पाथवे। ये इसका आंसर है। तो फिर रिपीट कर देते हैं क्या हुआ। ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि डाई हेलो डेरिवेटिव को KI डाल दिया जाए तो पहला SN2 फिर E2 करा दो, जो पहले किया था आपके सामने, और अगर कार्बन सेकेंडरी या टर्शियरी हो तो सिर्फ E2 करा दो। ये नोट कर लीजिएगा और ये इसका सॉल्यूशन। पहले इसको लिख लीजिए। सर ये हर बार वैलिड हो? क्या? मतलब सर जैसे अगर हमारे को डाई वाले दिख गए तो हमारे को यही स्टेप्स फॉलो करने हैं हर बार? हाँ, KI वाले केस में यही करना है। KI वाले केस में जब KI से एलिमिनेशन करा रहा था। ओके। सर एलिमिनेशन के लिए हीट का होना जरूरी है? क्या कह रहे हैं? सर एलिमिनेशन के लिए हीट का होना कंपल्सरी है? अगर हीट नहीं होती ना तो सब्स्टिट्यूशन की तरफ फेवर होने लगती है रिएक्शन। ओके सर। ये नोट हो गया ये वाला पार्ट। यस। ये इसका सॉल्यूशन नोट कर लो, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट कर लो। हो गया? यस सर। देखो बी और जो सी पार्ट है, बी पार्ट एंड सी पार्ट, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ये देखिए
जो बी पार्ट क्वेश्चन है और सी पार्ट क्वेश्चन है वहां पर ये एग्जाम्पल हो गया आपके लिए, दिख रहा है? यस सर। थोड़ा बहुत अंतर है, कहीं हाइड्रोजन कहीं ड्यूटेरियम, वो तो रहेगा ही, लेकिन सवाल इस कंसेप्ट से सॉल्व होना है। तो इस कंसेप्ट को एक बार देख लो और फिर बी और सी खुद से करो। फिर आंसर नहीं मैच करता तो मुझसे डिस्कस कर लेना। याद आ रहा है ये कंसेप्ट पढ़ाई गई थी? यस सर। यस सर। इस तरीके से करना है बी और सी। और जो डी पार्ट है इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर आ जाएगा क्योंकि बेस बल्कि है, सेट से माइनर हो जाएगा। तो डी में हॉफमैन देख लो, कहीं पर क्यू वाला ऑप्शन मैच करा देना, ठीक है? यस सर। तो डी में आंसर क्यू वाला हो जाएगा और बाकी बी और सी खुद से करना। सर इसका बी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, मतलब इसमें सिस और ट्रांस दोनों आने चाहिए, लेकिन ऑप्शन गिवन है सिर्फ सिस के लिए। आपने बी ऑप्शन के लिए कहा? यस सर। ये आ रहा है। सर इसमें सिस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर हम जो सेकंड कार्बन है उसको अगर हम थोड़ा सा रोटेट करें तो दूसरा वाला हाइड्रोजन निकलेगा, तो उससे ये सिस फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हो जाएंगे। मिथाइल को तो दूर रखेंगे ना। ओके सर। इसके आगे का डाउट नेक्स्ट टाइम पर लेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस करें। सर बी में आंसर सिस दे रखा है। बी में या सी में? सर बी में। जो अभी किया ये वाला। यस सर। आ तो यही रहा है और कुछ नहीं कर सकते। ओके। दोनों मिथाइल को दूर ही रखना पड़ेगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही।